Hello, officers. Welcome to Sadhana Visa Academy, The Hindu Analysis. Let's begin the journey from awareness to achievement. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. I'm good and I hope you are also doing very well. देखेंगे आज की हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर की जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, साथ ही उनसे रिलेटेड मैप होंगे, फैक्ट्स होंगे, उन्हें हम डिटेल में देखते हुए चलेंगे। इसी के साथ आज हम संडे का जो न्यूज़पेपर थी उसकी भी जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी ईरान से रिलेटेड कि क्या हुआ है अभी कि आपको देखने को मिलेगा विल कंप्लीटली क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने कंप्लीटली जो हॉर्मुज स्टेट है उसे बंद कर दिया है। अभी ये क्यों हुआ है? क्योंकि क्या हुआ है, ट्रंप ने ईरान को थ्रेट दी है। क्या थ्रेट दी है कि अगर आपने 48 आवर्स में जो हॉर्मुज स्टेट है उसे रीओपन नहीं किया तो हम आप पर आक्रमण करेंगे और उसके जवाब में हम कार्रवाई करेंगे। अब इसी के चलते हुए ईरान उससे और ज्यादा भड़क गया है और उसने क्या किया है, उसे क्लोज कर दिया है, परमानेंटली पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर वहां से कुछ जहाज जा रहे हैं तो या तो वो टैक्स दे रहे हैं या फिर उसकी मर्जी से ही जा रहे हैं, अदरवाइज वो पूरा क्लोज हो गया है। इसी के चलते हुए ईरान ने ये भी कहा है कि अगर अमेरिका या फिर इजराइल हमारे ऊपर जिस तरह से अटैक करेगा, हमारी ऑयल रिफाइनरी को अगर नुकसान पहुंचाएगा या फिर हमारे जो परमाणु रिएक्टर्स हैं उन्हें अगर वो नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी रिटेलिएट में वही करेंगे जो वो करेंगे। उन्होंने क्या भी, ईरान ने इजराइल की जो परमाणु, जहां पर परमाणु बम बनते हैं या फिर जो मिसाइल्स बनती हैं उसी के आसपास उसने मिसाइल से अटैक किया है। उसमें काफी लोग भी मारे गए हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। तो अभी आपको ये देखना होगा कि क्या कहा है। The Iranian military on Sunday threatened to completely shut down the strategic state of Hormuz and US infrastructure, including energy facility in the Gulf, if USA President Donald Trump acts on threats to लार्जेस्ट द कंट्रीज पावर प्लांट्स। उसने कहा है कि अगर आपने इसे बंद नहीं किया तो हम जो आपके इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं उन्हें बंद कर देंगे, पूरे ईरान में जो है अंधेरा छा जाएगा। इसी के बदले में ईरान ने कहा है कि अगर यूएसए ने या इजराइल ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो हम भी उसके बदले में क्या करेंगे, हम भी अटैक करेंगे और हम भी इसी तरह से अटैक करेंगे जिस तरह से आप करेंगे। पूरा जो ईरान है जमकर उससे क्या कर रहा है, अपना बदला ले रहा है, अड़ा हुआ है कि अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम भी हार मानने वालों में से नहीं है। हालात ये बन गए हैं कि इस टाइम ये डर सबको सता रहा है कि कहीं रेडिएशन जो है वो ना लीक हो जाए, उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, या फिर जिस तरह यूएस अपनी उसमें आ गया है कि वो जिस तरह से थ्रेटन कर रहा है। आपने देखा होगा जापान के टाइम पर भी यही हुआ था कि जब जापान का युद्ध छिड़ा हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया था, उसके 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिया था, सिर्फ इसीलिए कि अपनी पावर दिखाने के लिए। अब ईरान भी ना तो यूएसए के कब्जे में आ रहा है और ना ही इजराइल के कंट्रोल में है। अब इससे क्या होगा, इससे ये देखा जा रहा है कि इन फ्यूचर ऐसे हालात ना बन जाए कि अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाए। तो ये हमारी न्यूज़ थी। अमेरिका में जो है किसने, ट्रंप ऑन सैटरडे थ्रेटन टू ओब्लिगेट कि ईरान जो है, ईरान की जितने भी पावर प्लांट्स हैं उन पर या तो वो क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। इसी के साथ में अगर उसने फुल्ली रीओपन नहीं किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इन 48 आवर्स, आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। आपको मैंने बताया हुआ है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा अगर आप मेरी क्लास देख रहे होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर पड़ती हैं, किन किन हमारे जो सागर हैं उन्हें जोड़ती है। सबसे पहले आप देखेंगे पर्शियन गल्फ को और हमारा जो गल्फ ऑफ ओमान है, इन्हें जो कनेक्ट करता है वो करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आप ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आपके घर के आसपास एक गली है जो कि जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है, आप उसे बंद कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपके किसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई तो आप क्या करेंगे, आप उस रास्ते को बिल्कुल बंद कर देंगे कि अब यहां से ना तो कोई जा पाएगा और ना ही आ पाएगा। इससे पड़ोसी को काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी कि पड़ोसी या तो दूसरा रास्ता ढूंढेगा, है ना, या फिर उससे जमकर लड़ाई करेगा। लड़ाई में 2 पहलू होते हैं, एक को तो हारना ही होता है, तो एक से बढ़कर एक लड़ाई चलती है और या तो लड़ाई इस लेवल पे पहुंच जाती है कि मारकाट मच जाती है, एक व्यक्ति दूसरी की या तो पूरी फैमिली को ही नष्ट कर देता है या फिर वो दोनों समझौता करते हैं। तो ये सिचुएशंस बनती हैं। अब यहाँ पर भी क्या बना हुआ है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है इस पर कोई भी समझौते तो हो नहीं रहे हैं, ना ही बातचीत की कोई गुंजाइश है, लेकिन दूसरे
रास्ते अगर देखे जा रहे हैं तो दूसरे जो रास्ते हैं वो या तो काफ़ी लंबे पड़ते हैं और इसी के साथ में वहाँ पर काफ़ी शिप ऑलरेडी खड़े हुए हैं। तो वहाँ से आना वो बहुत ही पहले ही वो बिज़ीस्ट जो हमारा वे है, काफ़ी वहाँ पर रहती है भीड़-भाड़, या फिर जो आपने देखा भी होगा स्वेज़ कैनाल से काफ़ी हमारे व्यापार होते हैं। अब पहले 2 ऑप्शन थे, अगर एक ऑप्शन हो जाएगा तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि वो कितना बिज़ी हो गया होगा, वहाँ पर रास्ते कितने प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी के साथ में अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आस-पास के जो इलाके हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ, सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ, इधर आपको इराक देखने को मिलेगा, कुवैत देखने को मिलेगा। यहाँ से मैक्सिमम ऑयल जो है सप्लाई होता है। अब ये वाले जो पार्ट है, ये वाले पार्ट क्या है, ये बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि जैसे ये कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान क्या कर रहा है, इन पर हमला कर रहा है, क्योंकि ये मदद कर रहे थे यूएसए की इनकी यहाँ पर यूएसए का काफ़ी सेटअप भी है, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनकी एम्बेसी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए ईरान क्या कर रहा है, इन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे यूएस पर असर हो, इज़राइल पर उसका असर जाए। तो यही सब चीज़ें, और क्योंकि यहीं से हमारी मैक्सिमम जो हमारी एलएनजी है, हमारी एलएनजी सप्लाई होती है। इसी के साथ में एलपीजी गैस हुई, सीएनजी हुई, सीएनजी हमारी गैस हुई, इसी के साथ में पेट्रोल हुआ, क्रूड ऑयल हुआ, सब हमारा कहाँ से मैक्सिमम जो भारत का या फिर जो हमारे अ, ईस्ट के जितने भी हमारे कंट्रीज़ पड़ते हैं, सब इसी रास्ते से आते थे। और यहीं से गल्फ़ जो है, जितने भी ये गल्फ़ खाड़ी देश हैं, मीन्स जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्हीं से यहाँ पर सप्लाई होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कतर हुआ, यूएई हुआ, जो एलएनजी का है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता था, सऊदी अरब से होता था, कतर से होता था। ये जो हमारी गैस है वो आती थी। आप अगर पूछोगे कि सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी में क्या डिफ़रेंस होता है, तो आप देखोगे एलपीजी जो है ये ऑयल से बनाई जाती है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। आप अगर देखोगे तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, किसमें, एलपीजी गैस में। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसे लिक्विड करके गैस बनाया जाता है। इसी के साथ में अगर आप सीएनजी देखेंगे तो ये कंप्रेस की जाती है, जो हमारी नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस को काफ़ी प्रेशर किया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है, जिससे सीएनजी बनती है और इसमें मीथेन होती है। अगर आप देखेंगे तो इसमें CH4 होती है, मीन्स इसमें मीथेन गैस होती है। इसी के साथ में अगर आप एलएनजी देखेंगे तो एलएनजी जो होती है, नेचुरल गैस को लिक्विड किया जाता है। लिक्विड किया जाता है मीन्स लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तक इसे लिक्विड किया जाता है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपको मीथेन देखने को मिलेगी। क्या, इसमें भी मीथेन देखने को मिलेगी। तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। एलपीजी गैस क्या है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, जिसे लिक्विड किया जाता है और फिर सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसे हम घर में यूज करते हैं। इसी के साथ में एलएनजी जो है, इसे लिक्विड किया जाता है, नेचुरल गैस को यहाँ पर लिक्विड किया जाता है पेट्रोलियम से, इसे ऑयल से बनाया जाता है और इसे नेचुरल गैस से बनाया जाता है। इसे लिक्विड किया जाता है लगभग -162 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद हमें एलएनजी प्राप्त होती है। जो हमारी नेचुरल गैस है उसे हम बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करते हैं, मीन्स 200 गुना उसे कम कर देते हैं, कंप्रेस करके उसे भरा जाता है। और ये हमारी किस में यूज होती है, सीएनजी हमारी कार में, हमारी जो सीएनजी कार हुई हमारी बसों में या फिर हमारे ऑटो में यूज होती है। एलएनजी हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है, जो हमारे चीजें बनाई जाती है, जो इंडस्ट्री इनसे चलती है। ये आपको समझ आया होगा तीनों में डिफरेंस। इसी के साथ आपको समझ आया होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको देखने को मिलेगा। जो सीएनजी है वो भी हमारी कतर से मैक्सिमम आती है। इसी के साथ में हमारे पास यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ से आती है, इराक से आती है, ये हमारी चीजें आती हैं, कुवैत से आती हैं। इसके चलते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, यहाँ से देखते हैं। मैंने आपको बताया जो ये स्ट्रेट है वो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है, इसीलिए ईरान ने उसे पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से क्या करता है, ऐड करता है, उसे जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20% जो ऑयल है वो कहाँ से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। इसी के साथ खाड़ी देशों में अगर आपको देखने को मिलेगा, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक का तेल यहीं से बाहर जाता है, इसी से बाहर जाता है। इन जो जितने भी खाड़ी कंट्रीज हैं इन पर भी काफी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इनका भी जो बिजनेस है, इनकी जो सप्लाई है वो रुक गई है, ना बाहर कुछ चीजें जा पा रही हैं ना आ पा रही हैं, तो इससे भी चीजें हो रही है। और इसके साथ ईरान इनके ऑयल रिफाइनरों पर भी क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है,
कब्जा भी अटैक करके उसे ध्वस्त कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट में अगर आप देखोगे पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही विश्व पर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, इसी के साथ एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी के दाम बढ़ जाएंगे और इसी के साथ साथ और भी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें उनसे बनती हैं, खाने पीने की चीज़ें हुई, हमारी फार्मर जितनी भी कृषि में यूज होने वाली चीजें हुई, वो सब क्या होंगी, प्रभावित होंगी इनसे। खाद देखोगे आप, जो हम किसान जो है खाद यूज करते हैं अपनी खेती करने में, उसमें भी काफी हमारा उपयोग होता है एलएनजी गैस का, और उसके भी दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, एकदम से अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। शिपिंग और व्यापार रुक जाएंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि रुके हुए हैं। इसी के साथ में भारत का 80% मीन्स 80% जो ऑयल है वो हमारा कहाँ से आता है, खाड़ी देशों से आता है। मिडिल ईस्ट से सप्लाई रुकने पर महंगाई बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट में क्या असर पड़ेगा, सऊदी हुआ, यूएई हुआ जैसे देशों की इकोनॉमी प्रभावित होगी, क्योंकि युद्ध का खतरा बढ़ा हुआ है और इकोनॉमी उससे बहुत ज्यादा क्या हो रही है, उस पर इफेक्ट डाल रही है। ये हमारी न्यूज हुई। नेक्स्ट है हमारी किससे, एग्री पीवी। ये एग्री पीवी क्या है, अब आप अगर देखोगे तो एग्री पीवी है क्या। एग्री पीवी आपको देखने को मिलेगा, एक वर्ड आया है एग्री पीवी। ये एग्री पीवी क्या है, ये रिलेटेड है सोलर पावर से। सोलर पावर कैसे, एग्री मीन्स होता है हमारा एग्रीकल्चर, क्या होता है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है हमारा एग्रीकल्चर, और पीवी मीन्स होता है हमारा, जो पीवी होता है फोटोवोल्टिक, क्या होता है, फोटोवोल्टिक होता है, और ये होता है एग्रीकल्चर फोटोवोल्टिक। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, क्या होता है, जब खेतों में अगर हम सोलर पावर लगा दिए जाए, मीन्स ये हमारे खेत हैं और इसमें हमने सोलर पावर लगा दिए है ना, सोलर पावर लगा दी, इससे क्या होगा, इससे किसानों को काफी बेनिफिट होगा। इसी के साथ में डबल डबल चीजें होंगी कि ये जो सोलर पावर है ये थोड़ी ऊंचाई पर रखे जाएंगे, कुछ ऊंचाई होगी जिससे कि उसके नीचे क्या होगा, हम अपनी फसल को भी बो सकते हैं, उसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ कंडीशंस होंगे जो कि बहुत जरूरी है जाननी, अगर नहीं जाएंगे तो उससे क्या होगी, फसल डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसके बेनिफिट भी हैं, नुकसान भी है। किसान को क्या बेनिफिट होंगे, अगर वो सोलर पावर लगाता है तो उससे क्या होगा, वो उसकी सप्लाई भी कर पाएगा, बिजली बेच पाएगा, साथ ही उससे दो दो चीजें मिलेंगी कि एक तो फ्री में बिजली भी मिलेगी, साथ ही नीचे जो हमारी फसल है उसका भी उत्पादन प्रॉपर होता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ट्वेल्स लगाई जाती हैं, ट्वेल होती हैं ना, बिजली से चलती है, तो उनके पानी को क्या करते हैं, जिनके पास ट्वेल नहीं होती, वो जिसके पास ट्वेल होती है वो दूसरे को पानी दे देता है पैसों में, है ना, पर घंटा इतने रुपए हम लेंगे और आप पानी यहाँ से चला सकते हो। ऐसे ही सोलर पावर का होगा कि एक बार इस पर खर्च किया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, फिर ये इजिली चलती रहेगी, इससे वो बिजली भी बेच पाएंगे और अपनी खेती भी प्रॉपर कर पाएंगे। लेकिन जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या होंगे कि जो सोलर, इसके फायदे ये भी है कि इससे क्या होगा, जो इसकी परछाई होगी, मीन्स सोलर जो एनर्जी है वो आकर सोलर पावर पर पड़ेगी, उससे जो नीचे की नमी है वो बनी रहेगी, जल्दी खेत सूखेंगे नहीं, है ना, तो ज्यादा नमी बनी रहेगी तो खेती अच्छी से होगी। लेकिन नुकसान ये है कि ये काफी खर्चीली भी होगी। इसी के साथ अगर सही ढंग से कृषि ना की गई, अगर जो हमारे किसान है उन्हें सही ढंग से, उन्हें अच्छे से ट्रेन ना किया गया, तो वहां पे फसल पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इसके बारे में बताया गया है। तो एग्री फोटोवोल्टेनिक के बारे में यही बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है उसके लिए किस तरह से जो सोलर पावर है काफी बेनिफिट होंगी, और किस तरह से हम बिजली की जो खपत है या फिर और जिन चीजों पर हम डिपेंड है उसे हम सोलर पावर में चेंज करके किस तरह से इजी चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने आपको बताया, ये इस तरह से सोलर पावर लगा दिए जाएंगे, थोड़ा ऊंचाई पर उठाकर लगाए जाते हैं तो नीचे खेती की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो बाग होते हैं, खेतों में बाग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाग में एक तो क्या नहीं मिल पाती है, रोशनी नहीं आ पाती है, सूर्य की किरणें नहीं मिल पाती हैं, तो नीचे कुछ भी खेती नहीं कर पाते, वो सारा खाली पड़ा रहता है। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस से अगर बागों को लगाया जाए तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्या होती है, सूर्य की जो एनर्जी है वो मिलती रहती है, तो नीचे भी कुछ चीजें लगा दी जाती हैं, बुआई कर दी जाती है, जैसे सब्जी लगा दी है ना, फ्लावर्स लगा दिए, तो वहां पे क्या होता है, उसकी भी वो डबल डबल इनकम हो जाती है। लेकिन वो तरीके से लगाई जाती है, किया जाता है, अगर जिसे उसकी नॉलेज है वो अच्छे से उसका फायदा उठाएगा, लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उसका फायदा नहीं उठा पाता है। तो ये सब चीजें कही गई कि इस तरह से सोलर पावर को यूज करके खेतों में लगाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और
साथ ही किसान को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं ऑलरेडी खेती के लिए ज़मीन कम होती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया इतना आ गया है, तो खेती के लिए वैसे ही कम ज़मीन बची हुई है। और अगर हमने प्लांट को, सोलर पावर को प्लांट कर दिया तो उससे और कमी आ जाएगी। किस तरह से सोलर पावर प्लांट है वो काम करेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से लगा दिए जाएंगे जिससे कि ये चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, मीन्स पशु देखने को मिलेंगे चरते हुए यहाँ पे। इसके बाद अब आगे हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि एग्री और पीवी फोटोवोल्टिक्स जो है, एक ही जमीन पर खेती और सोलर पावर उत्पादन, मीन्स वहीं पर जमीन पर खेती भी होगी और वहीं पर उत्पादन भी होगा। इसी के साथ यानी खेत के ऊपर सोलर पैनल और नीचे फसल भी उगाई जा पाएगी। इससे क्या होगा, डुअल यूज सिस्टम कहा जाता है। इसे डुअल यूज सिस्टम कहा जाता है कि नीचे खेती करते रहेंगे किसान और ऊपर जो है सोलर पावर को प्लांट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2030 तक भारत चाहता है कि 300 गीगावाट सोलर पावर वो लगाए, उसका वो 200 गीगावाट तक अपनी यहाँ पर 2030 तक उनका पावर प्लांट कर ले। कितना, सॉरी 200 नहीं 300 गीगावाट तक। कब तक का लक्ष्य रखा है, 2030 तक का। और 2070 तक उसने नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। अब इसे पूरा करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या देखी जाएंगी, पहले हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि सोलर प्लांट के लिए बहुत जमीन चाहिए, क्योंकि जब प्लांट्स हम लगाएंगे, प्लांटेड करेंगे, तो उसके लिए जमीन चाहिए। इसी के साथ में खेती की जमीन पहले से ही कम हो रही है, मीन्स इंडस्ट्री इतनी आ रही है, कंपनियां इतनी आ रही हैं, फैक्ट्री इतनी लगाई जा रही हैं कि ऑलरेडी खेती के लिए जमीन कम है, और अगर हम प्लांट लगाते हैं तो और ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ में अब उसकी जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि एग्री पीवी को यूज़ किया जाए, मीन्स एक जमीन पर दो दो काम किए जाएं, है ना। कि जिस तरह से आपने देखे होंगे हाईवे बनाए जाते हैं, ऊपर हाईवे होता है, नीचे भी सड़क चलती रहती है, तो डबल होती है, ट्रैफिक कम हो जाता है कि ऊपर से भी रास्ता जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है, तो एक पथ दो काज। तो क्या होगा, एक जमीन पर दो दो काम होंगे, सोलर पावर प्लांट भी किए जाएंगे और इसी के साथ खेती भी की जाएगी। अगर क्लास को आपने लाइक ना करा हो, शेयर ना करा हो और सब्सक्राइब ना करा हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले। थोड़ा सा आपको सेकंड लगता है, जितना मैं बोल रही हूँ उतने ही टाइम में आप उसे लाइक भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ ही शेयर भी करें। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एग्री पीवी काम कैसे करेगा। तो सोलर पैनल ऊंचाई पर लगाए जाएंगे, फसल उगती रहेगी, पशु भी वहां पर क्या जा सकते हैं, चर सकते हैं, मीन्स उन्हें भी उनका खाना पीना मिलता रहेगा। पैनल के बीच में दूरी रखी जाती है ताकि धूप भी मिले, क्योंकि अगर जैसे पेड़ों का मैंने आपको बताया ना, बाग लगा दिए जाते हैं, बाग अगर एक पेड़ से सटा सटा कर लगा दोगे तो धूप आने की कहीं से कहीं गुंजाइश ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसमें एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें तो क्या होगा, वहां पर धूप भी आती रहेगी और नीचे भी और खेतियां हो पाएंगी। तो इसी के साथ पैनल के बीच दूरी रखी जाएगी, जिससे कि धूप भी मिले और मशीनें भी चल सके। इसी के साथ में एग्री पीवी के फायदे क्या क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था, किसानों की आय बढ़ेगी, बिजली बेचकर एक्स्ट्रा इनकम होगी, खेती प्लस बिजली मीन्स दो दो उन्हें बेनिफिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, फसल के फायदे, हल्की छाया होगी तो पानी कम सूखेगा, गर्मी से बचाव होगा। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पर जहां पर आपको खेतों में दो दो तीन तीन बार पानी देना पड़ता है, वहां आपको एक बार देने से काम चल जाएगा, तो मीन्स खेतों में नमी बनी रहेगी। इसी के साथ ऊर्जा उत्पादन होगा, क्लीन एनर्जी मिलेगी और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे जमीन का बेहतर उपयोग, अलग से जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यह भी बेनिफिट होगा कि जहां पर बिजली है नहीं, वहां पर क्या होता है, जैसे कि गांव में अगर आपको देखने को मिलेगी, हर जगह ना तो ट्वेल होती है, हर जगह ना ही आपको बिजली उपलब्ध होती है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है जैसे कि नहरें निकाली गई हैं, नदी निकाली गई है, तो वहां पर क्या रखते हैं, वहां पर सिस्टम रख ले, मोटर रख लेते हैं, है ना, उसे ट्रैक्टर से या फिर और जो उसके लिए रास्ते होते हैं जनरेटर से, वहां से क्या किया जाता है, पानी चलाया जाता है। अब उसमें हमें डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, तो इसकी भी वहां पे क्या होगी, बचत होगी। और क्या होगा, सोलर प्लांट जो है वो कहीं पर भी आप उसे प्लांट कर सकते हैं, तो ये भी फायदे होंगे। पर्यावरण को इससे नुकसान भी नहीं होगा, जो हमारा डीजल पेट्रोल यूज करके पोल्यूशन होता है वो भी नहीं होगा। जमीन का बेहतर उपयोग होगा, अलग से जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी के साथ में अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा तो चैलेंजेस ये होगा कि इसका जो खर्चा वो काफी हाई होगा।
सोलर पैनल ऊंचाई पर लगाने में खर्च ज़्यादा आएगा। इसी के साथ में सही डिज़ाइन ज़रूरी है। हर फसल के लिए अलग स्पेसिंग चाहिए। गलत डिज़ाइन से फसल खराब हो सकती है, क्योंकि अगर गलत चीज़ें यूज़ की गई या गलत तरीके से सोलर पावर को प्लांट किया गया तो फसल वहाँ पे क्या होगी, नष्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। नियम और नीतियों की कमी है। अभी भारत में क्लीन गाइडलाइन और पॉलिसी कम है। आप देखोगे भारत में योजनाएं तो बना दी जाती है, लेकिन उन्हें इम्प्लांट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे किसानों को बता तो दिया जाता है कि इस तरह से आप इन कामों को कीजिए, ये करोगे तो खेती अच्छी होगी, लेकिन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिससे क्या होती है, उसका फ़ायदा कुछ ही लोग ले पाते हैं। मैक्सिमम लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस तरह से इसे हम यूज़ करें कि हमारे लिए बेनिफिट होंगी। तो वो क्या करते हैं, वो उसमें रिस्क ही नहीं लेते, कि उन्हें पता होता है कि हमें नॉलेज तो है नहीं, हम रिस्क क्यों लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और इतना बड़ा नुकसान उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होते। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे देश में ट्रेनिंग का बहुत कम वो है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, योजनाएं तो बना दी जाती हैं। इसी के साथ में भारत में स्थिति क्या है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सरकार पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, किसानों को सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। फ्यूचर स्कोप क्या होगा, अगर सही तरीके से लागू हुआ तो किसान सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, बिजली उत्पादन बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद मिलेगी। ये हमारी न्यूज हुई सोलर पावर से। लेकिन इसी के बाद ये आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सरकार है वो योजनाएं निकाल देती है, लेकिन उसके लिए भी वहां पर क्या होना चाहिए, उन्हें बताने के लिए लोग भी होने चाहिए। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकाल रही है और कोई जो किसान है ना, कोई इतने पढ़े लिखे जो लोग नहीं है, वो अगर पूछने के लिए चले जाएं तो वो चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते हैं, अच्छे से उनसे बिहेव नहीं करते हैं, उन्हें अच्छे से बताना जरूरी नहीं समझते। इससे क्या करते हैं किसान, सोचते हैं झंझटों में नहीं पड़ना, अपने वापस आ जाते हैं, बोल देते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, क्या कौन ही इतने धक्के खाए, है ना। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि जब हम कोई योजनाएं निकाल रहे हैं तो वो किसानों तक या गरीब लोगों तक कैसे पहुंचे। मैक्सिमम जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसानों तक और गरीबों तक कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि वो कम एजुकेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है सब होते हैं, मैंने कहा कुछ लोग है ना कम एजुकेटेड होते हैं, जो उन्हें इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, तो उन्हें बताने के लिए गवर्नमेंट जो योजनाएं लाती है लाती किसके लिए है, अमीर लोगों के लिए तो लाती नहीं है ना, ना ही पैसे वालों के लिए लेकर आती है, वो लेकर आती है गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए। तो उन्हें बताने का हक भी किस, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, कि आप इतने लोगों को वहां पर रखें और बताएं गवर्नमेंट को कि किस तरह से चीजें होती है। आजकल तो फोन पर इतनी सारी चीजें हैं ना, तो वहां पर भी आप लोग एक ऐसा ऐप बना सकते हैं, जब योजना बनाओ तो उसके साथ ऐप भी बना दो कि भाई यहाँ से आप इसकी सारी नॉलेज ले सकते हैं कि किस किस तरह से योजना काम हो करेगी, क्या क्या इसके बेनिफिट होंगे, नुकसान होंगे, किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, डबल इंजन क्यूट स्लोगन आ सीरियस फेडरल क्वेश्चंस। क्या हो रहा है, डबल इंजन। आप सब देखोगे किसी भी चीज में अगर हमारी मशीन हो या फिर हमारी बस कार कुछ भी हो, डबल अगर इंजन है तो वो ज्यादा चलेगी, ज्यादा उसकी रफ्तार होगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन उठा है गवर्नमेंट के लिए कि अगर किसी देश में, और अगर जैसे हमारे जो कंट्री है, हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और अगर स्टेट में भी बीजेपी की ही सरकार हो जाती है तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा प्रगति होगी, प्रोग्रेस ज्यादा होगा। मीन जैसे आप दिल्ली को देख लीजिए। अब दिल्ली में क्या है, पहले दिल्ली में अगर आपको देखने को मिलेगा हर रोज कॉन्फ्लिक्ट होते थे गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि आज केजरीवाल जी बोलते रहते थे आज हमें इस चीज के लिए पैसा नहीं मिला, हमें यहाँ पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम कैसे प्रोग्रेस करें दिल्ली में, कैसे चीजों को सुधारे, हमें इतना दिया ही नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें रहती थी। रोजाना गवर्नर से भी दिक्कतें होती थी, क्योंकि गवर्नर को केंद्र नियुक्त करती है। गवर्नर का अगर अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, केंद्र के उस पे होता है, तो केंद्र की ही चलती है वहां पर भी। अब क्या हो रहा है, अब दिल्ली में आ गई है बीजेपी की सरकार, तो अब हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता, कोई आर्ग्यूमेंट देखने को नहीं मिलता, कोई बिल रुका हुआ नहीं देखने को मिलता। पहले जैसे कोई बिल केजरीवाल ने निकाला तो उसे रोक दिया गया, वो पास ही नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट केंद्र में और स्टेट में दोनों में सेम हो तो उसमें ज्यादा प्रोग्रेस होगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ये कम टाइम के लिए तो काफी अच्छा है ना, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने ही स्टेट में दे रही है, लेकिन अगर पूरे देश में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट रह जाएगी तो वो तो कुछ नहीं करेगी, वो तो अपने अकॉर्डिंग चीजें करेगी, फिर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, और ऊपर से स्टेट का कोई रोल ही नहीं रहेगा। अगर आप ही सोचिए, एक घर में है ना
अलग अलग सबको पार्ट दिया जा रहा है। सबकी जो चीजें हैं सब अपने अपने इनकम से, जैसे कि एक घर में 4 बेटे हैं, चारों की अलग अलग इनकम है, चारों अपना अपना खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर ये हो जाएगा कि चारों बैठे हैं, उनमें से कोई कुछ करे या ना करे, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फादर की है, वो ही उन्हें देंगे, उनके पास पैसा है तो वो उन्हें दे रहे हैं, तो जो बेटे होंगे वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। या फिर जो ज्यादा मेहनत कर रहा होगा वो सोचेगा जब वही कुछ नहीं कर रहा है तो मैं ही क्यों करूं, पैसा तो बराबर मिल रहा है, क्या ही करना है। इसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं होगा, आर्गुमेंट ही नहीं होगा। जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। और जो बेटे हैं उनकी कुछ वैल्यू भी नहीं रहेगी, मीन्स क्योंकि सब चीजें तो हमारे क्या होंगे, फादर करेंगे, तो हम उनकी क्या ही वो रह जाएगी। एक रहता है ना जो लोग करते हैं, आपने देखा होगा घर में भी जिस जो ज्यादा घर में खर्च उठाता, पैसे देने का काम जो भी रहता है, उसकी एक प्रायोरिटी रहती है, और उसकी हमारी जो इमेज है, हमारी नज़रों में जो इमेज है वो भी ऊंची रहती है। हम उसका ज़्यादा रेस्पेक्ट भी करते हैं कि यही हमें इनकम देते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे तो हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि कुछ करता धरता तो है नहीं, है ना। तो ये चीज़ें रहती है। इसी तरह से स्टेट में भी होगा। अगर सारे काम सेंट्रल ही करेगी, सेंटर में ही काम होंगे, तो कौन मुख्यमंत्री को पूछेगा। इससे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी दिक्कतें आएंगी, हमारा जो फेडरल है उस पर भी दिक्कतें देखने को मिलेगी। और ये कुछ टाइम के लिए तो सरकार अच्छे से करेगी, लेकिन बाद में एक तानाशाही चीजें हो जाएंगी। इसीलिए तो अपोजिशन होता है कि अपोजिशन उस तानाशाही को रोके, हर एक चीज के लिए आवाज उठाए। अब यही चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और ये भी गलत है ना कि अगर दूसरी सरकार है तो वहां कुछ दिया ही नहीं जाता। ये एक भेदभाव हो गया जो कि नहीं करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो इसी के लिए ये पूरा एक एडिटोरियल था, मैंने सोचा इस पर डिस्कस करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और हमें इन चीजों की नॉलेज होनी भी चाहिए कि किस किस तरह से, और ये हमारे एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि डबल इंजन सरकार का मतलब है केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार का होना। दावा क्या किया गया है कि इससे विकास तेज होगा, लेकिन ये जो पूरा एडिटोरियल है, ये जो पूरा कोट है, ये क्या कहता है कि यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि संघवाद से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। इसी के साथ में भारत का संघीय ढांचा क्या है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं। केंद्र के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, स्टेट के पास अपनी अलग शक्तियां हैं। संविधान कहता है दोनों मिलकर काम करेंगे, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। इसी के साथ में किसी एक पार्टी का होना जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्टेट में प्रोग्रेस तभी होगा जब दोनों जो सेंटर हो और साथ ही स्टेट में भी एक ही गवर्नमेंट हो, तो तभी प्रोग्रेस हो पाएगा। इसके साथ ही अलाइन स्टेट का फायदा होगा। चुनाव में कहा जाता है अगर केंद्र और राज्य एक पार्टी के होंगे तो ज्यादा विकास होगा। समस्या क्या आएगी, चैलेंजेस हमें क्या देखने को मिलेंगे, इसमें ऐसा लगता है कि अलग पार्टी वाले राज्यों को कम फायदा मिलेगा। इसी के साथ फंड और संसाधनों का वितरण, टैक्स और पैसा पूरे देश में आता है, इससे सभी राज्यों में बराबरी से बांटना चाहिए। लेकिन आरोप क्या है, केंद्र सरकार अपने पक्ष वाले राज्यों को ज्यादा लाभ देती है। हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि जो केंद्र में सरकार रहती है उसके जो स्टेट में भी अगर उसी की सरकार है तो सेम सरकार वालों में फायदा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सरकार वहीं पर ज्यादा लाभ देती है कि ये सोचकर कि क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की पार्टी है, दूसरी स्टेट को भी लगेगा कि वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं वो लोग, तो हमारे यहाँ पर तो हो नहीं रहा है। जो अपोजिशन होता है या अदर पार्टी होते हैं उन्हें कम पैसा दिया जाता है तो प्रोग्रेस भी कम कर पाते हैं, जिससे कि जनता का एक विश्वास हट जाता है और लगता है कि वो पार्टी ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसे ही नियुक्त करेंगे, उसे ही चुनेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, इसीलिए करती है जो केंद्र सरकार है, वो इसीलिए सब चीजें करती भी है। वो चाहती भी यही है ना कि वहां पे प्रोग्रेस कम हो, इसके बाद ही क्या होगा, ये लोग हमें वोट करेंगे और हमें जिताएंगे। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अनफेयर हुआ, ये तो फेयर हुआ ही नहीं कि सरकार फेयर ऐसा कर नहीं रही है, सरकार बायस है। आपने काफी कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिलेगा, काफी आर्ग्यूमेंट होती है हमारी पार्लियामेंट में भी कि तमिलनाडु वाले जो हो, तमिलनाडु से हुआ, केरला हुए, ये भी सब इस चीज का आरोप लगाते हैं कि जो केंद्र है वो हम लोगों को कम फंड देती है, जबकि जहां पर उनकी सरकार है उन्हें ज्यादा फंड देती है। हमने देखा भी था जब बजट आया था, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से किस किस राज्य को कितना फायदा मिला, कौन कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके बावजूद उन्हें फंड कम दिया जा रहा है।
ये रहा। अब राज्यपाल की क्या भूमिका है, तो राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना? केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं तो कभी भी वे राज्य सरकार के काम में बाधा डाल सकते हैं, बिल पास होने में देरी कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जब दिल्ली में ये सब चीजें होती थी तो केजरीवाल बोलते थे कि यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिल ही पास नहीं किया, वो पास ही नहीं हुआ है, वो केंद्र की तरफ फेयर है, केंद्र के लिए वो हम क्या कर रहे हैं, वो बायस हो रहे हैं। आपने देखा होगा लोकसभा स्पीकर के बारे में भी यही आया था कि ये बायस हैं, ये हमें मौका ही नहीं देते बोलने के लिए, और जो बीजेपी है उन्हें हर मुद्दे पर बोलने का ज्यादा टाइम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नर को राजनीतिक तरीके से काम नहीं करना चाहिए, वे राज्य सरकार से ऊपर नहीं है। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल रहता है, तो फाइनेंस कमीशन जो है तय करता है कि किस राज्य को कितना पैसा देना होगा, कितना फंड देना होगा। यह जो प्रोसेस होता है निष्पक्ष होना चाहिए, ये भी कहा गया है। अब सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो क्या है कि वो ये है कि डबल इंजन को ज्यादा महत्व दिया जाए, संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है, राज्यों की जो स्वतंत्रता है वो कम हो सकती है, लोकतंत्र पर इसका असर पड़ेगा। इसी का सॉल्यूशन क्या है कि सभी राज्यों के समान बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, गवर्नर का जो है वो फेयर रोल होना चाहिए, फंड का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, और राजनीति से ऊपर उठकर संविधान का पालन करना चाहिए। ये इस लेख में दिया गया था, इस एडिशन में दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, वो क्या था कि हमारा है आयुष से रिलेटेड। आप सब जानते हो, मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया भी था कि आयुष का एक अनुसंधान रिसर्च बनाया गया था, काफी बड़ा, उसके लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी वो बनाया जा रहा है। तो इस तरह से आयुष पर काफी ध्यान देने की जरूरत है भारत को, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप गाँव में जाओ तो आपको ऐसे पता लगेगा कि हमारे जो बाबा हैं वो इस तरह की दवाइयां देते हैं, या फिर वो वैद्य की तरह से दवाई देते हैं, उनसे आराम भी लगता है ना। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप को पता हो कि ये प्रॉब्लम्स हो गई है और वो इसकी दवाई दे देते हैं तो मैक्सिमम टाइम उससे आराम भी लग जाता है। या फिर हमारे घर के जो नुस्खे होते हैं उनमें भी काफी हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा छोटे बच्चों को अगर थोड़ा नजला खांसी हो जाए तो क्या करते हैं, गाय का जो घी होता है उसकी मालिश कर देते हैं, उससे आराम लग जाता है। जबकि जो मॉडर्न फैमिली है या फिर जो बड़े लोग हैं उन्हें ऐसे लगता है अब इतना झंझट कौन पाले, फटाफट डॉक्टर के पहुंच जाते हैं और दवाइयां ले लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया आयुष में कि जो हमारी चीजें हैं, जो हमारी पहली चीजें थी उन्हें भी लें, और जो हमारी मॉडर्न चीजें हैं उन्हें भी, मीन्स दोनों दवाइयों का यूज होना चाहिए। किस तरह से कि अगर हमें बुखार हुआ है तो दवाई लीजिए, लेकिन बुखार हुआ क्यों, है ना, या फिर हमारे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो हमारे पेट के दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर हम ये भी सर्च करें, ये भी देखें कि पेट का दर्द हुआ क्यों, उसे जड़ से ही खत्म करें, तो उसके लिए हमें बेनिफिट होता है। तो इसीलिए आयुष की बात हुई। अब आयुष के लिए आप ये देखने को मिलेगा कि ये पहले जो प्राचीन काल में हमारे वैद्य होते थे किस तरह से चीजें करते थे, और योगा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमें हर रोज बताया जाता है कि योगा हमें करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए काफी महत्वपूर्ण एक पार्ट है हमारा योगा। आगे देखते हैं आयुष क्या है। आयुष की अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ए से, यहाँ पे देखो आप, ए से आपको आयुर्वेदा देखने को मिलेगा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, सिद्ध इसी से, और एच से आपको होम्योपैथी देखने को मिलेगा। मीन्स आयुष का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है आयुर्वेद होना चाहिए, योग होना चाहिए, यूनानी और सिद्ध होना चाहिए। इसी के साथ होम्योपैथी की जो दवाइयां, इनका एक कॉम्बिनेशन है आयुष। इसी के साथ में ये सभी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं जो पहले हमारी होती थी। अभी क्या है, अभी हमारी मॉडर्निटी आई है तो ये चीजें हमारी कम होने लगी, लेकिन अब हर एक व्यक्ति इसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है, इसे अपनी डेली यूज में ले रहा है। ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, दुनिया में अब लोग नेचुरल और होलिस्टिक इलाज की ओर बढ़ रहे हैं। आयुष सेक्टर का बाजार लगभग 4.08 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसी के साथ में आयुष मंत्रालय की जो स्थापना है वो कम से कम 12,000 तो उसके सेंटर बनाए गए हैं। इसी के साथ आयुष क्लिनिक भी बनाए गए हैं। इसी एम्स जैसे संस्थानों के साथ जो इंटीग्रेशन है वो किया जा रहा है। एम्स भी बनाए जा रहे हैं आयुष के। काफी आपने देखा होगा फरीदाबाद में, अगर आपको देखने को मिलेगा कि आयुष का काफी बड़ा एम्स है, तो आपको ये सब संस्थान भी देखने को मिलेंगे। पारंपरिक और आधुनिक, ध्यान रखें इसमें पारंपरिक भी होगा, आधुनिक भी होगा, इन दोनों का मिश्रण है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पारंपरिक और आधुनिक चिकित्साओं के साथ लाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ग्लोबल लेवल पर क्या फायदे होंगे। जो हमारा एफडीए, आपने
देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, यूएन के जब बहुत सारे लोग आए थे तो उनके साथ भी फ्री ट्रेड किया गया था। और भी हमारे कंट्रीज है जिनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसी के साथ में कहा गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईयू के साथ हमने किया था। भारतीय आयुष डॉक्टर विदेश में प्रैक्टिस कर सकेंगे, उन्हें ज़्यादा चीज़ें मिल पाएंगी। इसी के साथ इंडियन कंपनी क्लिनिक्स खोल सकती हैं अदर्स कंट्री में, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हर्बल मेडिसिन और थेरेपी की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी बढ़त होगी, उसकी मांग बढ़ेगी। साइंटिफिक एविडेंस की कमी, अब हमारे पास जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, वो सबसे बड़ा क्या है कि साइंटिफिक एविडेंस की हमारे पास कमी है कई आयुष ट्रीटमेंट के लिए। इसी के साथ मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास कम है। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अगर देखें इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए सेफ्टी, क्वालिटी और टेस्टिंग जरूरी है, जो हमारे पास उसकी कमी है। पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कुछ लोग आयुष को कम प्रभावी मानते हैं, ये आपको नजर आएगा। सॉल्यूशन क्या है कि साइंटिफिक वैलिडेशन हमारे पास हो, रिसर्च और क्लिनिक ट्रायल्स बढ़ाने होंगे जिससे कि इस पर लोगों का विश्वास बने। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, डेटा, रिजल्ट और टेस्टिंग क्लीन होनी चाहिए। इंटीग्रेशन मॉडल होने चाहिए, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए जिससे कि हमें इससे काफी फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें यूपीएससी के लिए हमारे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो आयुष इंडियन सॉफ्ट पावर प्लस हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी, इसमें इश्यूज क्या क्या होते हैं जैसे कि साइंस वर्सेस ट्रेडिशन, ग्लोबल रेगुलेशन, और फोकस किस किस चीजों पर करना है, एविडेंस हो बेस्ड अप्रोच, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम हमारे लिए काफी ये टॉपिक बन जाते हैं। इन्हें पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया डुअल डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया ऑफ यूरिया प्रोडक्ट। मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से जो वेस्ट में चीजें चल रही हैं, किस तरह से वो ईस्ट के लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। दो दो तीन तीन चीजों का क्यों डिफरेंस हो रहा है, कैसे ये ड्वेल हो रही हैं, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बताया था एलएनजी के जो प्लांट्स होते हैं किस तरह से उन्हें किया जाता है, और खाद आपने देखा होगा खेतों में जब हम फसल को उगाते हैं, जब उससे बुआई करते हैं तो तभी से और जब तक वो बड़ी होती है तब तक उसे टाइम टाइम पर खाद देना पड़ता है। और खाद जो है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो उसका फैक्ट्स है या जो खाद का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एलएनजी। एलएनजी से ही हम खाद को बनाते हैं। हमारे लिए मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में क्या यूज होती है, एलएनजी यूज होती है। एलएनजी आती कहाँ से है, खाड़ी देशों से आती है। तो इसी तरह ऑयल के तो दाम बढ़ ही रहे हैं, एलएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं, इसी के साथ खाद के भी दाम बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं अगर हमारा जो ये युद्ध है इसी तरह से चलता रहा। मैंने एलएनजी, सीएनजी और एलपीजी तीनों में डिफरेंस बताया था। एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है जो कि नेचुरल गैस होती है और इसमें मीथेन होती है। सीएनजी मैंने कंप्रेस नेचुरल गैस बताई थी, नेचुरल गैस है और इसमें मीथेन होती है। एलपीजी मैंने आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बताई थी जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। ये आप याद रखेंगे। खबर क्या है, भारत यूरिया जो यूरिया फर्टिलाइजर के लिए वेस्ट एशिया पर दो तरह से निर्भर है। किस तरह से, अगर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि ईरान इजराइल का जो तनाव है वो बढ़ता है तो भारत की खाद्य उत्पादन और सप्लाई दोनों में प्रभावित हो सकती है। हमारी सप्लाई भी रोकी जा सकती है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है जितनी भी हमारी कारें हैं, बसें हैं, उन्हें रोक दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल के देखने को मिलेगी कि काफी दाम बढ़ जाएंगे और पेट्रोल की कमी भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ पेट्रोल से इफेक्टेड जितनी भी चीजें होंगी उन सब पर हमें काफी किल्लतें देखने को मिलेगी। ये सब चीजें रही। ड्वेल डिपेंडेंसी क्या है कि एलएनजी नेचुरल गैस पर निर्भरता, यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की जरूरी होता है। जब हम यूरिया बनाते हैं तो उसके लिए हमें एलएनजी गैस की जरूरत होती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। एलएनजी का बड़ा हिस्सा कहाँ कहाँ से आता है, कतर से आता है, यूएई से आता है और हमारा ओमान से आता है। और ये तीनों ही देश कहाँ पर है, ईरान के पास में है, तो यहाँ से सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। भारत खुद भी यूरिया बनाता है लेकिन फिर भी 30% जो है हमारा यूरिया बाहर से आता है। कहाँ कहाँ से, ओमान से, सऊदी अरब से और कतर से हमारा यूरिया आता है। और एलएनजी गैस भी हमारे यहीं से आती है और एलएनजी गैस हमें चाहिए खाद बनाने के लिए, तो ये हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। मीन्स हमें डुअल नुकसान देखने को मिल सकता है। दोनों चीजें गैस और यूरिया वेस्ट एशिया से
आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि डुअल डिपेंडेंस, दोहरी निर्भरता हमारी किस पर है? वेस्ट एशिया पर है। और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन पर काफ़ी असर पड़ेगा और इनकी दिक्कतें हमें उठानी पड़ सकती हैं। काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। एलएनजी सप्लाई पर असर, युद्ध या तनाव में गैस सप्लाई रुक सकती है। शिपिंग रूट जो है हॉर्मुज स्ट्रेट खतरे में है, उसे बंद करने के आप जानते हैं कि ईरान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम उसे परमानेंटली क्या है, कंप्लीटली उसे बंद कर रहे हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रभावित, गैस नहीं मिली तो फैक्ट्रीज बंद। इसी के साथ यूरिया प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर पर असर, यूरिया की कमी से फसल उत्पादन घटेगा, किसानों की लागत बढ़ेगी, कीमतें बढ़ी, फर्टिलाइजर महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि जैसे ही एलएनजी गैस की दिक्कतें होंगी, खाद की दिक्कतें होंगी, तो खाद का रेट बढ़ जाएगा और खाद का रेट बढ़ते के साथ जैसे आपने देखा कि यूरिया की एलपीजी गैस की क्या हालत हो गई थी कि बड़ी-बड़ी कतारें देखने को मिली, इसी तरह खाद की भी आपको देखने को मिलेगी और रेट भी इंक्रीज होंगे। ये सब चीजें देखी जा रही हैं। डेट महत्वपूर्ण क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्टर है। लगभग 60%, कितना 60% जो एलएनजी इंपोर्ट करता है वेस्ट एशिया से। इसी के साथ यूरिया इंपोर्ट करता है का भी बड़ा हिस्सा जो है वो रीजन से ही आता है। कहां से? गल्फ खाड़ी देशों से। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, अलग अलग देशों से गैस और यूरिया इंपोर्ट किया जाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसके लिए काफी लंबा रास्ता यूज होता है और उसके लिए लंबा टाइम और खर्च दोनों ज्यादा आते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, भारत में फर्टिलाइजर प्लांट्स को बढ़ाना होगा, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, नैनो यूरिया हुआ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज होना चाहिए, संकट के समय में हमारे पास इतना स्टॉक रखना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। यूपीएससी के पर्पज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी सिक्योरिटी प्लस फूड आपका ये टॉपिक हो सकता है। सिक्योरिटी, जियो पॉलिटिकल्स की टर्म अगर आप देखेंगे कि डुअल डिपेंडेंसी और जो लिंक किससे है, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इंडिया एग्रीकल्चर इंपैक्ट इस पर पड़ेगा। तो ये आपके लिए यूपीएससी के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास को आपने लाइक ना करा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आपको मेरी सभी क्लास के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, टाइम टाइम पर आप क्लास को देख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाई इज इजराइल अटैकिंग लेबनान? अब आपने देखा होगा कि इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था, तो लेबनान बीच में कैसे आया? तो आप अगर जानेंगे कि लेबनान बीच में नहीं आया, बीच में ईरान आया है। इजराइल लेबनान पे लंबे टाइम से अटैक कर रहा था। जब उसने गाजा पे किया, लेबनान पे किया, और लेबनान पे जो अटैक कर रहा है अगर आप देखें तो वो है हिजबुल्ला। इसका कारण है, कौन है? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला जो है इसका कारण है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है। कहाँ का? लेबनान का। लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है और काफी बड़ा ये ग्रुप है, जो कि पूरे उस लेबनान पे क्या है, काफी इसके पास मिसाइल आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, जिससे ये इजराइल पर अटैक करता है। ये जो लेबनान है, ये इसको सपोर्ट कौन करता था? ईरान सपोर्ट करता था, इसे फंड करता था। इसी वजह से ईरान पर जो उसने इजराइल ने अटैक किया, यही सबकी एक जड़ जो है, रूट जो है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला की वजह से ही ये सब चीजें हुई हैं और इसीलिए इजराइल ने लेबनान पर फिर से अटैक किया। वहां पर क्या? जहां पर हिजबुल्ला की सरकार है, जहां पर हिजबुल्ला का प्रभाव है, आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखोगे लेबनान की स्ट्रक्चर्स जहां पर अटैक किए गए हैं, क्या हालत कर दी गई है। काफी यहां पर बड़ा अटैक इजराइल ने किया। यह आर्टिकल बताता है कि इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हमला क्यों किया, और इसका मुख्य कारण हिजबुल्ला नाम का एक शक्तिशाली शिया मिलिटेंट ग्रुप है। आप सब जानते होंगे कि जो अभी भी वहां पर जो सुप्रीम ऑफ लीडर है ईरान के, वो शिया ही हैं और शिया ही हिजबुल्ला है। इसीलिए ईरान जो है वो मदद करता था हिजबुल्ला का, और इन्हीं दोनों का वजह से क्या हुआ है, ईरान पे जो इजराइल ने अटैक किया है वो इसी वजह से किया है। मुख्य कारण क्या है कि जो हिजबुल्ला को कमजोर करना है, इजराइल का मुख्य लक्ष्य यही है। हिजबुल्ला की सैन्य ताकत को खत्म करना। हिजबुल्ला लगातार रॉकेट मिसाइल हमले करता है, यह इजराइल के लिए बड़ा सुरक्षा का खतरा बन गया है। दक्षिणी लेबनान में लड़ाई क्यों हुई? हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला की मजबूत पकड़ सदर्न लेबनान में है, इसलिए इजराइल वहीं ग्राउंड ऑफेंसिव जमीनी हमला कर रहा है। इसी के साथ बफर जोन है, वहां पर इजराइल चाहता है कि अपनी सीमा से दूर एक सुरक्षित क्षेत्र बनाए, जिसे बफर जोन कहते हैं, ताकि भविष्य में हमले कम हो। इसी के साथ हिजबुल्ला ने हजारों रॉकेट दागे इजराइल पर। इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक किए।
ईरान का प्रभाव क्या था, तो हिजबुल्लाह का ईरान का समर्थन मिलता है, इसीलिए ये संघर्ष सिर्फ इजराइल लेबनान नहीं बल्कि इनडायरेक्ट अब क्या हो गया है, इजराइल वर्सेस ईरान हो गया है, ईरान माना जा रहा है। इसी के साथ में अगर आप इतिहास देखें हिजबुल्लाह का, कि इजराइल और ईरान की जो लड़ाई यहाँ है वो कब से चल रही है, 1978 में इजराइल ने पहली बार लेबनान पर क्या किया था, हमला किया था। कब ये किया था, 1978 में। फिर 1982 में बड़ा युद्ध हुआ और 2006 में 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह वॉर हुआ। इसी घटनाओं के बाद हिजबुल्लाह और भी मजबूत हो गया, उसने अपनी मिसाइल्स, अपने रॉकेट्स, अपनी जितनी भी चीजें हैं, अपनी सैन्य जो ताकत है उसे बढ़ा लिया, उसे इंक्रीज किया। हाल ही में आपने देखा होगा गाजा का जो वॉर है, बड़ा तनाव बना हुआ है, इजराइल ने मैक्सिमम मानो गाजा को खत्म ही कर दिया है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले बढ़ाए, इजराइल ने जवाब में बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि हजारों मिसाइल्स और रॉकेट्स जो है अच्छी तरह प्रशिक्षित लड़ाके इनके पास में है। ईरान और शिया से इन्हें समर्थन मिलता है, ईरान और सीरिया से इन्हें काफी समर्थन मिलता है, किसको, हिजबुल्लाह को। इसे दुनिया के सबसे मजबूत नॉन स्टेट मिलिटेंट ग्रुप में माना जाता है। दुनिया का सबसे मजबूत जो नॉन स्टेट मिलिटेंट ग्रुप है वो किसे माना जाता है, हिजबुल्लाह को माना जाता है। इजराइल क्या चाहता है, हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान से हटाना चाहता है, अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता है, भविष्य में ये युद्ध ना हो। आम लोगों पर असर अगर देखोगे तो हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, शहरों में बड़ी तबाही और नुकसान हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध फैलने का खतरा हो रहा है। अगर आप देखोगे यूपीएससी पर्पज से क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होगा, तो हिजबुल्लाह शिया एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लेबनान में है। सपोर्ट कौन करता है, ईरान करता है। इजराइल हिजबुल्लाह वॉर 2006 में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप देख लेंगे। सदर्न लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट बन गया है और इसी के साथ ये जो पूरा क्षेत्र है वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक का हिस्सा बन गया है। तो ये आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से अबाउट पेड मैटरनिटी लीव। आपने देखा होगा एक काफी अभी एक मुद्दा बना हुआ है मैटरनिटी लीव का। मीन्स जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें लीव दी जाती है, छुट्टियां दी जाती हैं कुछ टाइम तक कि वो अपने बच्चे की देखरेख कर सकें। फिर वो प्राइवेट सेक्टर में भी काफी लोग करते हैं और गवर्नमेंट में तो परमानेंट है ही। इसी के साथ में एक एडोप्ट पे भी आया था कि जब बच्चे को एडोप्ट किया जाता है तो उन माओ को भी लीव दी जाती थी, लेकिन पहले रिस्ट्रिक्शंस थी, क्या थी कि 3 ईयर से मीन्स 3 ईयर से अगर कम का बच्चा है तो ही माता को लीव दी जाती थी, अदरवाइज नहीं दी जाती थी। तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उस जो रिस्ट्रिक्शन है उसे हटाया है और बोला है कि ये एक भेदभाव है, माँ को बच्चे की और बच्चे की माँ को जरूरत हर एक उम्र में पड़ती है। अगर 3 साल से बड़ा भी बच्चा है और कोई माता उसे अडॉप्ट करती है, उसे गोद लेती है, तो उसे टाइम देने की जरूरत होती है, उसे लगाव की जरूरत होती है, तो उन्हें छुट्टियां देनी चाहिए। तो यही इसमें बातें की गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप जो ये है कि एक हमारी जो माता होती है जो बच्चे को जन्म देती है और दूसरा जो गोद लेती है, उनके बारे में ये चर्चा की गई है। किस तरह से इससे हमारे आर्टिकल इफेक्ट होते हैं, इससे कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से सेक्शन इसमें दिए गए हैं, वो सब भी हम देखेंगे और कौन कौन से केस आए थे वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की सेक्शन 60 क्लॉज 4 में स्ट्राइक डाउन कर दिया है। स्ट्राइक डाउन क्या क्या है कि एडॉप्टिव मदर को मैटरनिटी लीव तभी मिलती है अगर बच्चा 3 साल से छोटा हो। अब कोर्ट ने क्या कहा है कि एज कंडीशन हटाई गई है, एडॉप्टिव मदर को अब 12 वीक पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, चाहे बच्चे की एज कुछ भी हो। मीन्स उन्हें 12 हफ्ते की छुट्टियां मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे बच्चा 3 साल से छोटा हो चाहे 3 साल से बड़ा हो। ये जो स्ट्राइक लगाया गया था, ये जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसे हटा दिया गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट देखेंगे कि मदर चाइल्ड बॉन्ड जो है, कोर्ट ने कहा है कि माँ बच्चों का रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि पालन पोषण से भी बनता है। इसी के साथ इक्वलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बायोलॉजिकल मदर हो या फिर हमारी एडॉप्टिव मदर में भेदभाव गलत है, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी का राइट देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें क्या कहता है, आर्टिकल 4 हमें समानता का अधिकार देता है, जिससे कि हमारा आर्टिकल 14 इससे
हाँ, इसका उल्लंघन होता है। इसी के साथ में चाइल्ड वेलफेयर, बच्चे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इसलिए मदर को टाइम मिलना ज़रूरी है। अगर बच्चे को गोद भी लिया है, तो उसे इमोशनल सपोर्ट देना होता है, तभी तो उसे अपनी माँ की तरह वो ट्रीट कर पाएगा और माँ भी अपने बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर पाएगी। तो इसीलिए 12 वीक की लीव दी गई है। रिलेटेड लॉ क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961, जो कि अमेंडेड हुआ था 2017 में। इसी के साथ में बायोलॉजिकल मदर को कितने वीक की छुट्टी मिलती है? तो 26 वीक की हमें छुट्टी दी जाती है, जो बायोलॉजिकल मदर है। मीन्स अगर कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें 26 हफ्ते की छुट्टियां दी जाती है, और अगर कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो उसे 12 वीक की छुट्टियां दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लिमिटेशन थी इसे हटा दिया है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें मैटरनिटी प्रोविजंस शामिल हैं। सेक्शन 60 क्लॉज 4 में एडॉप्टिव मदर पर जो रिस्ट्रिक्शंस था उसे हटा दिया गया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स हम जेंडर के हिसाब से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ, साथ ही डिग्निफाइड लाइफ प्लस चाइल्ड केयर का भी अधिकार देता है आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटेड केस अगर आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स 2000 में ये केस आया था। कोर्ट ने कहा था मैटरनिटी जो बेनिफिट है हर महिला का अधिकार है, इवन डेली वेजेस वर्कर्स हो उनके लिए भी मैटरनिटी लीव फंडामेंटल ह्यूमन राइट अप्रोच करता है। इसके साथ में सेकंड केस आया था एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। नरगिस मिर्जा केस में आया था 1981 में। रूल्स जो वुमेन के खिलाफ अनफेयर थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जेंडर जस्टिस को स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसलिए ये केस किया गया था। सॉरी। सुचिता श्रीवास्तव केस 2009 में आया। रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए आर्टिकल 21 का यूज किया गया था, ये उसका हिस्सा है। सफीन जहान केस आया था 2018 में, इसमें इंडिविजुअल चॉइस और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया गया था। इसके बाद आया पैटर्निटी लीव। अगर आपको इसके बाद पैटर्निटी लीव को अगर आप देखेंगे कि कुछ जगह पैटर्निटी लीव भी दी जाती है कि पिता को भी टाइम दिया जाता है, वो भी बच्चे का ध्यान रखे और बच्चा पिता से भी अटैच हो, क्योंकि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ की नहीं होती कि माँ को ही जरूरत होती है, पिता को भी उतनी जरूरत होती है, उन्हें भी लीव दी जाती है। इससे आपको दो फैक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो माता जो हम मदर को दी जाती है, मदर को एक छुट्टियां जाती है, एक फादर को दी जाती है, ठीक है। अगर दोनों को इक्वल छुट्टियां दी जाएंगी, मीन्स मदर को भी छुट्टी दी जाए और साथ ही कम दी जाए लेकिन फादर को भी छुट्टी दी जाए, तो इससे जो है मदर को बेनिफिट होंगे, मीन्स जो लेडीज हैं उन्हें फीमेल्स को बेनिफिट होंगे। कि क्या होता है जब कंपनियां अप्रोच करती हैं लेडीज को तो उन्हें पहले ही दे वो क्या करती है, प्रायोरिटी किसे देंगी? फादर को देंगी, क्योंकि उन्हें तो लीव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मदर को लीव देने की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें क्या क्या कम अप्रोच किया जाएगा। तो यही देखा गया कि इससे क्या होगा, ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ये भी कम होगा। अगर दोनों को लीव दी जाएगी तो ये जो एक डिफरेंस है ये भी कम होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो हमारी लेडीज हैं उन्हें ये कहा गया है कि महीने में कुछ छुट्टी दी जानी चाहिए। जैसे बिहार में आप देखोगे कि 2 डेज की गवर्नमेंट में दिया गया है कि महीने में 2 छुट्टियां दी जाएंगी, लेकिन इससे क्या होगा, ये भी अपील की गई है कि महिलाओं को 4 छुट्टियां दी जाए। इससे बेनिफिट तो है, लेकिन इससे बेनिफिट से ज्यादा महिलाओं को नुकसान उठाने को देखने को मिलेगा, काफी जहद्दत उन्हें करनी पड़ेगी। मीन्स कैसे, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां पर महिलाओं को उन्हें पता होगा कि महीने महीने 4 छुट्टियां दी जाएगी और 4 ऑलरेडी संडे हो जाते हैं, मीन्स 8 छुट्टियां इन्हें मिलेगी। और कहीं कहीं पर सैटरडे की भी छुट्टियां होती है, सैटरडे संडे दोनों दिन की छुट्टी होती है। तो इसी में क्या देखा जाएगा कि फिर फीमेल को कम अप्रोच किया जाएगा, उन्हें जो प्रायोरिटी है उन्हें नहीं दी जाएगी, उन्हें इनकम कम दी जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल को अप्रोच करने से लोग बाग हटने लगे, इग्नोर करने लगे। तो इससे नुकसान ज्यादा देखने को मिलेंगे और फायदे कम देखने को मिलेंगे। इसीलिए छुट्टियां मिले लेकिन लिमिटेड हो, है ना, और ज्यादा ऐसी भी ना हो कि जिनसे महिलाओं को ही सफर करना पड़े। तो यही सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं।
कि पैटर्निटी जो लीव है उस पर हमारी सरकार भी सोच रही है, लेकिन अभी इस तरह से नहीं दिया गया है कि परमानेंट ही कर दी गई हो। पेरेंटिंग दोनों की जिम्मेदारी है, जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो स्वीडन में, नॉर्वे में दोनों को जो है लीव दी जाती है। यूएसए में लिमिटेड है लेकिन है, ठीक है, अनपेड लीव होती है लेकिन उन्हें लीव दी जाती है। इंडिया में अभी पैटर्निटी लीव पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, अभी परमानेंट नहीं हुआ है। पेड मैटरनिटी लीव जो है किस तरह से इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 यही मेन लॉ था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सेक्शन 60 क्लॉज 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, एडॉप्टिव मदर के लिए रूल था। कंडीशन क्या थी कि बच्चा 3 साल से कम उम्र का होना चाहिए तभी मैटरनिटी लीव मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, सेक्शन 60 क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में अगर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में मैटरनिटी लीव का मुख्य कानून सेक्शन 5 हमें कहता है कि पेड मैटरनिटी लीव का राइट देता है। सेक्शन 5 क्लोज 3 बायोलॉजिकल मदर को 26 वीक की लीव देता है, और जो सेक्शन 5 क्लोज 4 है वो एडॉप्टिव मदर को 12 वीक की लीव देता है, जिसमें पहले कंडीशन थी, अब इस कंडीशन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी के साथ में अगर आपको देखने को मिलेगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स है उन्हें भी आप देखेंगे। आर्टिकल 144 आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी, हमें समानता का अधिकार देता है। एडॉप्टिव वर्सेस बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन को गलत कहा है। आर्टिकल 15 क्लोज 3 कहता है कि स्टेट महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ का, डिग्निटी और चाइल्ड केयर प्लस इमोशनल बॉन्डिंग भी इसमें दिया गया है। तो ये हमारे आर्टिकल थे जो हमारे मैटरनिटी लीव से रिलेटेड थे। अब अगर आप डीपीएसपी में देखेंगे तो आर्टिकल 39 क्लोज ई और एफ कहता है वुमेन और चाइल्ड की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये हमारे यूपीएससी में बार बार पूछा भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट, मैंने आपको ये आर्टिकल आपको बता दिया कि सेक्शन 60 क्लॉज 4 जो था एडॉप्टिव मदर के लिए था, इसमें से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है। जो इसमें लिमिट लगाई गई थी उसे हटा दिया है। सेक्शन 5 कहता है मैटरनिटी लीव राइट होंगे। आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 डिग्निटी एंड केयर का हमें राइट देता है। आर्टिकल 42 मैटरनिटी रिलीफ का हमें हक देता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है सेम फील्ड टू फेट्स। सेम फील्ड टू फेट्स क्या है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड कौन सा है, साउथ पार्स। मैंने ये आपको लास्ट जो हमारी करंट अफेयर की क्लास हुई थी उसमें भी बताया था कि साउथ पार्स, नॉर्थ पार्स क्या क्या है, किस तरह से चीजें हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान अगर आपको देखने को मिलेगा, इधर ईरान देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको कतर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पे आपको होर्मुज, यहाँ पे आपको कतर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको होर्मुज देखने को मिलेगा। मैंने रफली एक बनाया है कि यहाँ पे आपको ईरान देखने को मिलेगा, इधर आपको कतर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कतर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कतर और ईरान के बीच में अगर आप देखेंगे, कतर और ईरान के बीच में ये हुआ कतर और ये हुआ ईरान। ईरान और कतर के बीच में जो ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ मैंने होर्मुज स्टेट से बताया था, पर्शियन गल्फ और ओमान, गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ के बीचों बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जगह है जहां से एलपीजी गैस निकाली जाती है। मीन्स यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारण है एलपीजी गैस का। इसके दो पार्ट है, दो पार्ट मीन्स इसके आधे हिस्से पर जो अधिकार है, आधे हिस्से पर अधिकार है कतर का और आधे हिस्से पर अधिकार है ईरान का। जो ईरान का हिस्सा है वो है साउथ पार्स। कौन सा है, साउथ पार्स। जो साउथ पार्स है वो ईरान का है। वो किसका है, वो ईरान का है। जो नॉर्थ पार्स है, अगर आप ये देखेंगे नॉर्थ पार्स, जो नॉर्थ पार्स है उस पर हक किसका है, वो है किसका, कतर का। ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ, इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अटैक कर दिया है इस वाले पार्स पर, मींस साउथ पार्स पर इजराइल ने अटैक किया और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के बदले में ईरान ने क्या किया कि यहां से क्या निकालते हैं, एलपीजी गैस बड़ी मात्रा में निकाली जाती थी और ईरान का काफी जो इकोनॉमी है इस पर डिपेंड थी, कतर की भी इस पर डिपेंड थी।
ईरान ने क्या किया, जब इजराइल ने साउथ पार्स पर, किस पर, साउथ पार्स पर अटैक किया, जब ईरान ने साउथ पार्स पर अटैक किया तो इसी के बाद ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो यहाँ से एलपीजी गैस निकाली जाती थी कतर की, वो यहाँ पर रिफाइन की जाती थी, या जहां पर ये रिफाइन की जाती थी वहां पर ईरान ने क्या किया, अटैक कर दिया, वहां पर ईरान ने अटैक कर दिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी थी कि जो खाड़ी देश है वो अपनी ऑयल रिफाइनरी को छोड़कर चले जाएं, हम उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि इजराइल पर तो डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकता था ईरान, तो किसे नुकसान पहुंचाया, कतर को, कतर को नुकसान पहुंचाते के साथ इजराइल को, जितने भी गल्फ खाड़ी देश है किसके खिलाफ हो गए, इजराइल और यूएसए के खिलाफ हो गए। तो यही चलते हुए फिर से एक बार देखेंगे कि पर्शियन गल्फ में एक जगह है जहां से एलपीजी गैस निकाली जाती है, उसका आधा हिस्सा किसके पास है, कतर के पास है, और आधा हिस्सा है ईरान के पास में। जो ईरान के पास का हिस्सा है उसे साउथ पार्स कहते हैं, और साउथ पार्स पर इजराइल ने जो है वो अटैक कर दिया है, अटैक करने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने उसके दूसरे हिस्से पर अटैक नहीं किया, ईरान ने क्या किया, जो दूसरे हिस्से पर एलपीजी गैस को जहां रिफाइन किया जाता था उसने वहां पर उस पर अटैक कर दिया। तो ये आप देखेंगे। आइए देखते हैं यहां से साउथ पार्स और नॉर्थ पार्स। मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे नेचुरल गैस जो नेचुरल गैस फील्ड है कहां पर, तो पर्शियन गल्फ में। कहां पर, पर्शियन गल्फ में, दोनों देशों के बीच, ईरान और कतर, ईरान और कतर के बीच में। ईरान के जो पास है वो है साउथ पार्स और कतर के पास नॉर्थ फील्ड है। एक ही गैस दो देशों के हिस्से वहां पर हैं। नेक्स्ट चलेंगे, यहां पर देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, ये वो जगह है जहां पर नॉर्थ पार्ट जो है कतर का है और साउथ पार्स ईरान का है। इस पर क्या क्या है, इस पर इजराइल ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया है। और ईरान ने क्या किया, ईरान ने इसकी जो रिफाइनरी होती है कतर की यहां पर, उस पर अटैक कर दिया है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नेक्स्ट चलेंगे, यहां पे आपको देखने को मिलेगा न्यूज में क्या है कि इजराइल का हमला, इजराइल ने ईरान के हिस्से साउथ पार्स पर हमला किया। ईरान का जवाब क्या था, ईरान ने रिटेलिएशन में गल्फ देशों की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल अटैक किया। इसी के साथ में अगर आप यूपीएससी के पर्पज से देखेंगे तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। पर्शियन गल्फ दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी हब है, कौन सा, पर्शियन गल्फ, जहां पर इजराइल ने अटैक किया। ऑयल प्लस गैस यहां पर सप्लाई किस किस चीज की होती थी, ऑयल और गैस की सप्लाई होती थी। सप्लाई रुक सकती है साथ ही इस युद्ध में, और प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैं आपको बता चुकी हूँ, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है, कौन सा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से होती है, अगर बंद हुआ तो ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलेगा। ऑयल और गैस के प्राइस क्या है, ब्रेंट क्रूड क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, नेचुरल गैस प्राइस इंक्रीज होंगे, एलएनजी मार्केट डिस्टर्ब होगा, सीधा असर इंडिया, यूरोप और एशिया पर इसका पड़ने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये ईरान आपको देखने को मिलेगा, इधर सऊदी अरब देखने को मिलेगा, इराक देखने को मिलेगा, यहाँ यूएई देखने को मिलेगा, ओमान देखने को मिलेगा, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान और इधर पर्शियन गल्फ आपको देखने को मिलेगा। ये आपको होर्मुज स्ट्रेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको समझ ही आ गया होगा, पर्शियन गल्फ, इधर आपको अरेबियन सी और होर्मुज स्टेट। आप ध्यान रखें, आपको अब भी अगर ये नहीं पता कि होर्मुज स्टेट कहाँ पर है तो सीरियसली आप क्या ही पढ़ रहे हो, क्योंकि होर्मुज स्टेट इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा एक बन गया है कि हर एक को पता होगा कि कहाँ पर है होर्मुज स्टेट। मैं हर डेली की करंट जो हमारी द हिंदू की न्यूज पेपर में डेली एक मैप जरूर लेकर आती हूँ, जिसमें आपको पता लगे कि होर्मुज स्टेट कहाँ पर है, किस किस को वो कनेक्ट करती है, उसके पास पास कौन से गल्फ खाड़ी देश हैं, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। और दूसरा रूट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी से क्या है, इंडिया कनेक्शन जो है, 80% ऑयल हमारा यहीं से इंपोर्ट होता है, एलएनजी भी मिडिल ईस्ट में आता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, इसके ये इम्पैक्ट पड़ेंगे। अगर क्लास को लाइक ना करा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। बड़ी सुंदर सी मुझे ये डीपी लगती है, हमेशा इतनी क्यूट सी कि इसे देखकर ही मन करता है कि हाँ क्लास को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले। ईरान वर्सेस कतर अगर आपको देखने को मिलेगा तो कतर जो है स्टेबल रिलेशंस थे, ऐसा नहीं है कि ईरान से कतर की कोई दुश्मनी थी। एडवांस एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, एलएनजी एक्सपोर्टर है। ईरान सैंक्शन से प्रभावित हो रहा है, डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में आइसोलेटेड है।
पंचलाइन अगर आप देखेंगे तो सेम रिसोर्स बट डिफरेंट डेस्टिनी ड्यू टू पॉलिटिक्स, ये आपको एक पंचलाइन देखने को मिलेगी। क्लास में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने इसमें पढ़ा, एक समरी में हमें याद होना चाहिए। जब भी आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आप इस तरह से अपने की पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे और आपको याद रहेगा। आप पूरी पीपीटी जितनी पीडीएफ है उसे ना लिख के जैसे ही न्यूज़ खत्म होती है उसे वहीं पर रोकिए, अपने की पॉइंट्स रखिए कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे साउथ पार्स हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड है, शेयर्ड बाय ईरान एंड कतर दोनों इसे शेयर करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एनर्जी क्राइसिस का। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चेक पॉइंट है, इंडिया हाईली इफेक्टेड इससे हो रहा है। नेक्स्ट है हमारी ईरान टारगेट इजराइल टाउन हाउसिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी आफ्टर नेताज स्ट्राइक। क्या हुआ है कि इजराइल ने जब ऑयल जो रिफाइनरी है ईरान की उस पे अटैक किया, काफी ऑयल रिफाइनरी को नष्ट कर दिया, और अब बिजली जो इलेक्ट्रिक वहां पे रिएक्टर है उन पर भी अटैक करने की उन्हें क्या दी गई है, थ्रेट दी गई है। तो ईरान ने क्या किया? ईरान डर तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, वो उस जितनी भी उसे चेतावनी दी जा रही है उसका दबकर मुकाबला कर रहा है। अब उसने क्या किया? उसने भी इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट के पास में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके बिल्कुल पास में अटैक कर दिया है। इसी से देखा जा रहा है कि बाई चांस अगर ये इस तरह न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर न्यूक्लियर बनते हैं वहां पर अगर डाल दिया गया तो रेडिएशन इंक्रीज लीक होने का खतरा बढ़ सकता है और इससे बहुत ही दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका ज्यादा बनने आ जाए और जिस तरह उसने जापान पे परमाणु बम छोड़ दिया था, कहीं ऐसा ना हो ईरान पे भी वो इस तरह का कदम कोई उठाए। तो यही सब चीजें इसमें देखेंगे कि किस तरह से ईरान ने अटैक किया है और क्या क्या चीजें हुई हैं। ये आप देखोगे इजराइल का कि जिस तरह से वहां पर डिस्ट्रॉय किया गया है। इजराइल ने हमला किया ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, क्योंकि इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया था। यह यूरेनियम इनरिचमेंट का बड़ा सेंटर है। यहाँ पर यहाँ पर इनरिचमेंट है, मींस यूरेनियम बहुत पाया जाता है, यहाँ पर यूरेनियम है और यहीं पर अटैक कर दिया था इजराइल ने। इससे ईरान ने क्या किया? उसने भी वहीं पर अटैक किया जहां पर इजराइल ने जिस तरह से किया। ईरान ने जवाब में क्या किया? इजराइल के डीमोना टाउन में जो न्यूक्लियर एरिया था पर मिसाइल अटैक किया। करीब 20 लोग वहां पर घायल हुए। ये उसने बदले में किया। यूएसए की भूमिका क्या है? यूएस ने ईरान को अंडरग्राउंड फैसिलिटी पर 5,000 पाउंड बंकर और बस्टर बम्स इस्तेमाल किए हैं। आईएई की वार्निंग है कि न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा है मिलिट्री रिस्ट्रेंट रखें, न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। कि आप जो अटैक कर रहे हैं उसमें देखें कि न्यूक्लियर जो चीजें हैं उन पर अगर चीजें आती हैं या वो बढ़ती हैं तो काफी खतरनाक ये हो सकता है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट अगर हमारे फैक्ट्स हैं तो वो है नताज फैसिलिटी जो कि ईरान में है। इजराइल ने उस पर अटैक किया है। यहाँ पर यूरेनियम की इनरिचमेंट प्लांट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोर है। ये मोस्टली अंडरग्राउंड सिक्योरिटी रीजन था जहां पर ये अटैक किया गया। डोमिना फैसिलिटी इजराइल की है। इजराइल का सस्पेक्टेड न्यूक्लियर सेंटर है। ऑफिशियली इसने कंफर्म नहीं किया लेकिन ये इसका यहाँ पर सेंटर है। न्यूक्लियर इम्बिग्यूटी पॉलिसी यहाँ पर फॉलो करता है। ये आपको देखने को मिलेगा। बंकर बस्टर बम क्या है? कि स्पेशल बम जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करता है, कंक्रीट और जमीन के अंदर पेंट्रेट करता है, इसे हम बंकर बस्टर बोलते हैं। ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? न्यूक्लियर रिस्क बढ़ सकता है, रेडिएशन जो है लीक हो सकती है, इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर खतरे की संभावना देखी जा रही है। जियोपॉलिटिकल अगर टेंशन देखें तो मिडिल ईस्ट में तो बढ़ी हुई है ही, साथ ही ईरान वर्सेस इजराइल ग्लोबल इशू बन गया है। जो युद्ध ये लग रहा था कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, अब इसकी कोई भी हद नहीं है कि ये कितना लंबा खिंच सकता है, कब तक खिंच सकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन का ऐसा था कि कुछ दिनों में ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन अब उसे 3 साल हो गए हैं, रुकने का नाम नहीं है। इसी तरह इजराइल ईरान का भी लग रहा है कि रुकने का नाम नहीं है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी बहुत ही तबाही मच रही है। दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने के लिए संभव प्रयास कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क में, ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं।
इंडियन कनेक्शन देखेंगे तो इंडिया हेवली डिपेंड है किस पर, मिडिल ईस्ट ऑयल पर। पेट्रोल डीजल महंगा, इकोनॉमी पर दबाव और इन्फ्लेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिलेटेड इंटरनेशनल अगर बॉडी देखेंगे तो IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो इसका क्या काम है, न्यूक्लियर एक्टिविटी मॉनिटर करना और साथ ही सेफ्टी इंश्योर करना। हेडक्वार्टर आप देखेंगे इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर वियना में आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे देश देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा जो मैंने आपको रास्ता बताया था वो है हमारा स्वेज कैनाल, जिसमें अगर यहाँ से हम अब जो हमारा व्यापार है वो नहीं कर पा रहे हैं, ऑयल नहीं मंगा पा रहे हैं, तो अब हम इस वाली चीज को यूज कर रहे हैं, यहाँ से इस तरह से ऑयल मंगा रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कितना लंबा रास्ता ये पड़ रहा है। दूसरा, ऊपर से ये भी बहुत ही छोटा यहाँ पर नैरो आपको रास्ता देखने को मिलेगा, तो काफी बिजी यहाँ पर ये रास्ता हो गया है। जो हमारी स्वेज नहर है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। कौन, हमारी स्वेज नहर, हमारी स्वेज कैनाल। इसी के साथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो यूज करते हैं वो करता है हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। यहीं आपको बहरीन देखने को मिलेगा, कतर, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरब, यमन, ओमान आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ईरान और कुवैत देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आपको इराक देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, छोटा सा ये इजराइल आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। यहाँ पर आपको वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, जॉर्डन देखने को मिलेगा, इराक, और यहाँ पे आपको सीरिया देखने को मिलेगा, लेबनान। यहाँ पे आपको ये लेबनान का हिस्सा देखने को मिलेगा जिसको सीरिया और ईरान क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ये आपको इजराइल देखने को मिलेगा, गाजा स्ट्रिप यहीं पर आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको इजिप्ट का वो देखने को मिलेगा। यहाँ टर्की आपको, ब्लैक सी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैस्पियन सी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और ये एशिया जहां पर प्यारा भारत आपको यहाँ प्यारा भारत देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा ये है प्यारा भारत। ये हुआ, चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपने क्लास को लाइक ना करा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले। ये हमने देख लिया किस तरह से ये चीजें हैं। इजराइल आपको यहाँ प्रॉपर देखने को मिलेगा, और ये आपको लेबनान। देखो इजराइल ने जो लेबनान के हिस्से पर अटैक किया वो लेबनान का ये हिस्सा है जहां पर कौन रहते, शिया रहते हैं, और जो शिया का ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, वो है हिजबुल्ला। मिलिटेंट ग्रुप काफी बड़ा ये ग्रुप है, इसके वजह से ही इजराइल ने इस पर अटैक किया है। सीरिया और जो ईरान है, सीरिया और ईरान इससे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इजिप्ट आपको देखने को मिलेगा, जॉर्डन, वेस्ट बैंक आपको देखने को मिलेगा, सऊदी अरब, और इधर आपको टर्की देखने को मिल जाएगा। आगे है हमारे कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि ईरान नताज का हिस्सा है, यूरेनियम यहाँ पे इनरिचमेंट है, इजराइल डोमिनिया डिमोना जिस पर ईरान ने हमला किया है, ये भी क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पर है लेकिन सस्पेक्टेड है। इसी के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ऑयल चेक पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, एक और हमारी न्यूज रह गई है, ये हमारी लास्ट न्यूज है कि क्या हुआ है कि जो UTT होते हैं 87th सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट ITT जो चैंपियनशिप है वो किस किस ने जीती है, यशवनी और मानव ने इसे जीता है। ये आप देखेंगे मेन सिंगल में और ये वुमेन्स सिंगल में। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा मानव ठाकरे जो कि मेन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने जीता है, यशवनी गोरपाड़े जो कि वुमेन कैटेगरी में इन्होंने जीता है। दोनों ने 87वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीता है। लोकेशन कहां पर थी, तो ये थी इंदौर मध्य प्रदेश में जीता है। इसी के साथ में आप देखोगे मानव ठाकरे फाइनल में जीत चंद्रा को हराया है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा, टॉप स्पीड होने के कारण एक्सपेक्टेड विनर रहे। यशवनी को अगर आप देखोगे तो पहले लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने जीत हासिल की। 16 साल की ये हैं। इसी के साथ में मानव को क्या प्राइज अगर देखेंगे कि कितने प्राइज दिए जाते हैं, तो मानव को मिले हैं 3.52 लाख और जीत चंद्रा को मिले हैं 1.7 लाख। फाइनेंशियल इंसेटिव जो है स्पोर्ट्स प्रमोशन है। फाइनल इम्पैक्ट अगर होगा अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है कि चैंपियंस वह नहीं जो आगे रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो पीछे से भी जीते जा सकते हैं, जीतने की इच्छा रखते हैं। तो कभी भी ये मत सोचो चैंपियन वही बनेगा जो आगे चल रहा है, जो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, या फिर पहले से इंटेलिजेंट है, या फिर उसने एकेडमिक काफी परसेंटेज लेकर आया हुआ है। जीत रखने की इच्छा होनी चाहिए, जीत आप सकते हो, बस आपके
सही प्रयास हो और सही आपका डेली रूटीन हो। तो ये हुई हमारी आज की करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सॉरी द हिंदू एनालिसिस। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो और अच्छा रहे।